यहाँ पर हम देखें परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस किस तरीके से होगी, ट्रांसमिशन लाइन, पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस किस तरीके से दिखाई जाएगी। पहली बात तो यहाँ पर बात करें कि आर एस की वैल्यू होगी, क्या होगी, आर एस इक्वल टू आर एम आर डिवाइड बाई टू, एम आर डिवाइड बाई टू। तो यहाँ पर जो आर एस सोर्स रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, आर एस इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी से हम आर एस की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर पूछा है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर विथ द कंसिडरेशन ऑफ स्किन इफेक्ट इन एसी ट्रांसमिशन लाइन इज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो ये किस चीज़ पर इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, यानी कि एम की वैल्यू जो होती है, एम इक्वल टू होता है अंडर रूड म्यू डब्ल्यू डिवाइड बाई रो। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि म्यू की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो यहाँ पर यानी कि एरिया यहाँ पर डिक्रीज होगा, अगर म्यू की वैल्यू इंक्रीज होगी तो एरिया डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, परमेबिलिटी पर भी डिपेंड करता है और रेजिस्टिविटी पर भी ये डिपेंड करता है। द ट्रांसमिशन लाइन, इन ट्रांसमिशन लाइन जीरो वोल्टेज रेगुलेशन अकर। तो ट्रांसमिशन लाइन में जीरो वोल्टेज रेगुलेशन है कहाँ पर अगर होता है, लीडिंग पावर फैक्टर लोड पर ही अगर होता है ट्रांसमिशन लाइन में जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। एंड मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन अकर एट, और मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन कहाँ पर होता है, लैगिंग पावर फैक्टर पर। यह मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन अकर एट मैक्सिमम लैगिंग पावर फैक्टर लोड ओनली। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन अगर दे रखा है, वोल्टेज रेगुलेशन वी आर की वैल्यू क्या होगी, वी आर कॉस फाई प्लस माइनस के वी एक्स साइन फाई इंटू 100। तो इससे हम निकालते हैं, तो जीरो वोल्टेज रेगुलेशन अकर एट लीडिंग लोड पे है, लीडिंग लोड पर होगा जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, यानी कि थीटा प्लस फाई की वैल्यू क्या होगी, थीटा प्लस फाई इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये होगी थीटा प्लस फाई इक्वल टू 90 डिग्री। मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन अकर एट लैगिंग पावर फैक्टर लोड, और मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, थीटा इक्वल टू फाई पर होगा मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। तो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन अकर एट लीडिंग और लैगिंग पावर फैक्टर लोड। नेक्स्ट हम बात करें, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ सिंगल सर्किट ऑफ 220 kV लाइन व्हेन द इंडक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइन इज टोटली नलिफाइड बाय कैपेसिटिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइन। यानी हमें क्या याद करना है, कैपेसिटी ऑफ सिंगल सर्किट 220 लाइन की हमें कैपेसिटी यहाँ पर फाइंड करनी है, जहाँ पर यहाँ पर क्या दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है 220 का वोल्ट के भी, एंड इंडक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइन इज टोटली नलिफाइड बाय कैपेसिटिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइन। यानी कैपेसिटिव इंटरफेरेंस लाइन से इंडक्टिव इंटरफेरेंस लाइन टोटली नलिफाइड कर दिया गया है। तो जब हम कह सकते हैं कि व्हेन द इंडक्टिव इंटरफेरेंस इज टोटली नलिफाइड बाय द कैपेसिटिव इंटरफेरेंस देन द लाइन इज प्योरली रेजिस्टिव। तो लाइन प्योरली रेजिस्टिव हो गई, तो ट्रांसफर कैपेसिटी है वो मैक्सिमम होगी उस टाइम पर, और ट्रांसफर कैपेसिटी मैक्सिमम होगी तो सर्ज इम्पीडेंस ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो सर्ज इम्पीडेंस होती है, क्योंकि यहाँ पर सर्ज इम्पीडेंस ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए सर्ज इम्पीडेंस क्या होती है, 400 ओम होती है। तो कैपेसिटी हम निकाल सकते हैं वी स्क्वायर डिवाइड बाई जेड सी। तो वी स्क्वायर यानी 220 का स्क्वायर डिवाइड बाई जेड सी की वैल्यू कितनी है, 400। यानी कि ये हमारी सर्ज इम्पीडेंस है जो कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम लेते हैं। तो इससे वैल्यू आ जाएगी 120 मेगावाट। नेक्स्ट हम देखें, मीडियम लेंथ ट्रांसमिशन के अंदर क्या होगा, फॉर द मीडियम लेंथ ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन पैरामीटर एज। तो ट्रांसमिशन पैरामीटर ए है वो इक्वल टू डी होगा मीडियम लेंथ ट्रांसमिशन लाइन के लिए, क्योंकि यहाँ पर पाई मॉडल हो या फिर हम कह सकते हैं टी मॉडल हो। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए ये सिमेट्रिकल होते हैं, पाई मॉडल हो या टी मॉडल ऑफ द मीडियम ट्रांसमिशन लाइन इज सिमेट्रिकल, सो पैरामीटर आर ए इक्वल टू डी। नेक्स्ट देखें, जैसे in the transmission line conductor apart in the transmission line conductor apart from skin effect and non uniformity in the current distribution in line conductor is also queued by। तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर के अंदर हम बात करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट होता है ये in transmission line conductor apart from skin effect the non uniformity in the current distribution in line conductor is also caused by proximity effect। तो इन ट्रांसमिशन लाइन
नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ द करंट डिस्ट्रीब्यूशन इज क्यूड बाय द स्किन एंड प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। द प्रेजेंस ऑफ नियर कंडक्टर टू द कंडक्टर the presence of near conductor to the conductor affect the inductance and therefore the current distribution। नेक्स्ट हम देखें एमोरिंग। एमोरिंग जनरली नॉट प्रोवाइडेड विद सिंगल कोर केबल फॉर एसी सिस्टम। तो एसी सिस्टम के लिए सिंगल कोर केबल के अंदर हम एमोरिंग नहीं देते हैं। एमोरिंग नहीं प्रोवाइड करने की क्या वजह है यहाँ पर? टू प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी अराउंड टू प्रोटेक्ट द To protect the cable from mechanical injury, armoring is done by one or two layers of the galvanized steel wire. In the single core cable, eddy current are induced in the steel armor, cause additional power losses, and so such cable mechanically protected by the plastic wrap। तो यहाँ पर हम मैकेनिकली इसको प्लास्टिक wrap से दे देते हैं। It causes additional power losses। अगर हम आर्मरिंग देंगे तो एडिशनल पावर लॉसेज यहाँ पर होंगे। नेक्स्ट हम देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस इन ए सिंगल कोर बेल्टेड केबल इज। तो सिंगल कोर बेल्टेड केबल दे रखी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी वो हमें बतानी है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस की वैल्यू हम निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस है इन ए सिंगल कोर बेल्टेड केबल इज मैक्सिमम एट कंडक्टर सरफेस एंड मिनिमम एट शीथ। तो यहाँ पर हम देखें पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करें डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, जैसे ये हमारा केबल है, ये हमारा मिडिल पॉइंट है, ये हमारा कैपिटल आर है, और ये अंदर की वैल्यू है, इसमें क्या है, ये स्मॉल आर की वैल्यू है, और ये हमारा क्या है, एक्स की वैल्यू है। तो ये हमारी क्या होगी, शीथ होगी, यानी जो के लेते हैं SHEATH शीथ, और ये हमारी होगी कोर। तो यहाँ पर बात करें पोटेंशियल ग्रेडियंट एट द डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर। तो डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू क्या होगी? पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू होगी Gx इक्वल टू V डिवाइड बाई x लॉग ऑफ R कैपिटल R डिवाइड बाई स्मॉल r। तो यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू होगी x इक्वल टू x मिनिमम इक्वल टू r। तो यहाँ पर कंडक्टर सरफेस की बात करें, मिनिमम स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी? मिनिमम स्ट्रेस x इक्वल टू x मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू r एट दी शीथ। तो ये यहाँ पर वैल्यू होगी। नेक्स्ट हम देखें ट्रांसमिशन लाइन आर प्रोवाइडेड विथ गार्ड रिंग इज टू। तो ट्रांसमिशन लाइन जो प्रोवाइड की जाती है, तो गार्ड रिंग के साथ में हम ट्रांसमिशन लाइन प्रोवाइड करते हैं। ये किसकी वजह से हम गार्ड रिंग यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं? टू रिड्यूस द अर्थ कैपेसिटेंस ऑफ लोएस्ट यूनिट ऑफ इंसुलेटर। तो लोएस्ट यूनिट ऑफ इंसुलेटर का अर्थ कैपेसिटेंस रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन में गार्ड रिंग प्रोवाइड करवाते हैं। गार्ड रिंग आर यूज्ड इन द ट्रांसमिशन लाइन टू इम्प्रूव द स्टिंग एफिशिएंसी बाय काउंटरिंग द इफेक्ट ऑफ अर्थ कैपेसिटेंस ऑफ इंसुलेटर यूनिट। नेक्स्ट देखें जैसे for the stable operation of interconnected system which passive element is used as interconnecting element। तो जिसका पैसिव एलिमेंट है इंटरकनेक्टिंग एलिमेंट की तरह यूज किया जाता है। तो हम स्टेबल ऑपरेशन के लिए किसका यूज करते हैं? फॉर स्टेबल ऑपरेशन ऑफ द इंटरकनेक्टेड सिस्टम विच पैसिव एलिमेंट इज यूज्ड एज इंटरकनेक्टिंग एलिमेंट दैट इज इंडक्टर। तो हम क्या कहेंगे, उसको इंडक्टर की तरह यूज करते हैं। द सिस्टम आर इंटरकनेक्टेड बाय मीन ऑफ इंसुलेटर। द सिस्टम आर इंटरकनेक्टेड बाय मीन ऑफ इंडक्टर। इट लिमिट द फॉल्ट करंट इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट। तो ये यहाँ पर शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में फॉल्ट करंट को लिमिट करता है। द स्टेबल ऑपरेशन ऑफ इंटरकनेक्टेड सिस्टम विच पैसिव एलिमेंट इज यूज्ड एज इंटरकनेक्टिंग एलिमेंट दैट इज इंडक्टर एंड सिस्टम आर इंटरकनेक्टेड बाय द मीन ऑफ इंडक्टर। इट लिमिट द फॉल्ट करंट इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट। नेक्स्ट हम देखें डीसी डिस्ट्रीब्यूशन लोड इज रिप्रेजेंटेड बाई। तो डीसी डिस्ट्रीब्यूशन का लोड है किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन का लोड यहाँ पर
ओनली करंट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। डीसी डिस्ट्रीब्यूशन लोड इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाई करंट ओनली एंड एसी सिस्टम लोड करंट प्लस के पावर फैक्टर के द्वारा। एसी हम किसको देते हैं? करंट। एसी में हम करंट भी रिप्रेजेंट करते हैं और पावर फैक्टर भी हमें रिप्रेजेंट करना होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एज पर स्कीम ऑफ कनेक्टिविटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज नॉट क्लासिफाइड एज पर स्कीम ऑफ कनेक्टिविटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कनेक्टिविटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमें दे रखा है, तो इसको किस तरीके से हमें क्लासिफाई करना है। कनेक्टिविटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दे रखा है, तो इसको हम ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की तरह इसको क्लासिफाई करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज क्लासिफाइड एज पर नेचर ऑफ सप्लाई। नेचर ऑफ सप्लाई के द्वारा हम इसको क्लासिफाई करेंगे। रेडियल होता है, रिंग मैन भी होता है यहाँ पर। ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के आधार पर इसको क्लासिफाई नहीं किया जाएगा। एज पर नेचर ऑफ सप्लाई, एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के आधार पर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यानी क्लासिफाई किया जाता है। डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के आधार पर इसको क्लासिफाई किया जाता है। ये तो नेचर ऑफ सप्लाई हो गया, यानी एसी हो सकता है, डीसी हो सकता है। दूसरा होता है स्कीम ऑफ कनेक्टिविटी के आधार पर, जैसे रेडियल हो सकता है, रिंग मैन हो सकता है, इंटरकनेक्टेड हो सकता है। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है और एक अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। तो एज पर दी कनेक्टिविटी के आधार पर नहीं है, ये किसके आधार पर है? ये है अकॉर्डिंग टू दी कंस्ट्रक्शन के आधार पर। ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कंस्ट्रक्शन के आधार पर, कनेक्टिविटी के आधार पर, ये दोनों है, रेडियल और रिंग में। A transmission line having surge impedance of 400 ohm is terminated with the load impedance same as surge impedance. The line is termed as, तो लाइन यहाँ पर किस तरीके से टर्म की जाएगी? लाइन इज टर्म्ड एज इनफाइनाइट लाइन। द ट्रांसमिशन लाइन टर्मिनेटेड विद द लोड इम्पीडेंस सेम एज द करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस कॉल्ड इनफाइनाइट लाइन। इट डज नॉट हैव रिफ्लेक्शन, तो इसके अंदर कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा, इनफाइनाइट लाइन की तरह इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। इन हाइड्रो पावर प्लांट फॉर यूज्ड एज ए रेगुलेटिंग रिजर्वियर। तो हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर क्या होगा? हाइड्रो पावर प्लांट फॉरवे इज यूज्ड एज ए रेगुलेटिंग रिजर्वियर। नेक्स्ट हम देखें, फॉरवे क्या होता है? फॉरवे इज यूज्ड एज ए रेगुलेटिंग रिजर्वियर स्टोरिंग वाटर टेम्परेरी ड्यूरिंग द लाइट लोड एंड प्रोवाइडिंग द सेम ऑफ इनिशियल इंक्रीज लोड ड्यूरिंग विच वाटर इन द कैनल इज बीइंग एक्सीलरेटेड। The maintenance cost of electrical equipment connected in a plant is comes under। तो मेंटेनेंस कॉस्ट है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की, वो किसके अंदर आती है? जब भी प्लांट रन करता है तो यहाँ पर मेंटेनेंस कॉस्ट है, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर आती है। मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कम्स अंडर द ऑपरेटिंग एंड रनिंग कॉस्ट ऑफ द प्लांट। विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर गिव आइडिया अबाउट द रिजर्व कैपेसिटी रिक्वायर्ड इन स्टेशन। तो स्टेशन के अंदर यहाँ पर रिजर्व कैपेसिटी की जरूरत होती है। ये आइडिया हमसे कहाँ से आया? ये आइडिया हमें आया प्लांट कैपेसिटी फैक्टर है। तो यहाँ पर प्लांट कैपेसिटी फैक्टर है, गिव्स द आइडिया अबाउट द रिजर्व कैपेसिटी रिक्वायर्ड इन द स्टेशन। नेक्स्ट हम देखें, द थर्मल स्टेशन हैज फॉलोइंग डेटा। कौन कौन से डेटा है थर्मल स्टेशन के अंदर? थर्मल स्टेशन हैज फॉलोइंग डेटा। कौन कौन से डेटा है थर्मल स्टेशन के अंदर? पहला डेटा है यहाँ पर बॉयलर एफिशिएंसी 75%, इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी 50%, टरबाइन एफिशिएंसी 80% है। ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ प्लांट क्या होगी? तो प्लांट की ओवरऑल एफिशिएंसी हम देखें, जैसे थर्मल है 0.75 N2, 0.5 इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी है और 0.8 यहाँ पर क्या है? टरबाइन एफिशिएंसी है। इन सबको मल्टीप्लाई किया हमने और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? 30% हो जाएगा। एक कैंडू टाइप रिएक्टर यूज है, तो कैंडू टाइप रिएक्टर है, ये क्या यूज करेगा? कैंडू टाइप रिएक्टर यूज हैवी वाटर, कनाडियन ड्यूटेरियम यूरेनियम, ये टाइप का रिएक्टर होता है। कनाडियन ड्यूटेरियम यूरेनियम, ये होता है कैंडू। कनाडियम, ड्यूटेरियम और यूरेनियम। टाइप रिएक्टर यूज डेटोरियम, यानी कि डीटीओ यहाँ पर हैवी वाटर को यूज करता है। डीटीओ हैवी वाटर इज एज ए मॉड्यूलेटर।
नेक्स्ट हम देखें, इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट व्हील टरबाइन इज यूज फॉर, व्हील टरबाइन हम क्यों यूज करते हैं, व्हील टरबाइन इज यूज फॉर हाई वाटर हेड एंड लो डिस्चार्ज। तो व्हील हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के अंदर व्हील टरबाइन यूज फॉर हाई पावर वाटर हेड एंड लो डिस्चार्ज। नेक्स्ट हम देखें, ए न्यूक्लियर पावर स्टेशन हैज मैक्सिमम डिमांड ऑफ 15 मेगावाट। तो न्यूक्लियर पावर स्टेशन के अंदर मैक्सिमम डिमांड है वो 15 मेगावाट है। द एनुअल लोड फैक्टर इज 50% एंड प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इज 40%। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर कितना देखा, 40%। हमें रिजर्व कैपेसिटी ऑफ प्लांट हमें ज्ञात करना है। तो रिजर्व कैपेसिटी ऑफ प्लांट कैसे ज्ञात करते हैं, पीक लोड इंटू लोड फैक्टर। पीक लोड कितना है हमारा 15 मेगावाट, पीक लोड इंटू लोड फैक्टर कितना है 15% यानी 0.50। पीक लोड इंटू लोड फैक्टर डिवाइड बाई प्लांट कैपेसिटी, ये होता है इफेक्टिव एफिशिएंसी, यानी कि प्लांट की रिजर्व कैपेसिटी हमें निकालनी है। तो प्लांट कैपेसिटी हमें निकालना है, तो प्लांट कैपेसिटी में से हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले प्लांट कैपेसिटी निकालेंगे और यहाँ पर प्लांट कैपेसिटी फैक्टर दे रखा है। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर कितना दे रखा है, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर दे रखा है 40। तो 0.40 इक्वल टू प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इक्वल टू पीक लोड इंटू लोड फैक्टर डिवाइड बाई प्लांट कैपेसिटी। तो इससे प्लांट कैपेसिटी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 18.75 मेगावाट। तो 18.75 मेगावाट में से 15 मेगावाट की कैपेसिटी घटा देंगे हम, तो रिजर्व आ जाएगी हमारी 3.75 मेगावाट। नेक्स्ट हम देखें, हाइड्रोग्राफ इज सिमिलर टू, हाइड्रोग्राफ किसके सिमिलर है, मिनिमम मैक्सिमम रेट ऑफ रन ऑफ ड्यूरिंग दैट पीरियड, ये गलत है। टोटल पावर अवेलेबल एट साइट, ये गलत है। टोटल यूनिट ऑफ एनर्जी अवेलेबल, ये भी गलत है। टोटल क्वांटिटी ऑफ रन ऑफ ड्यूरिंग दैट पीरियड, ये यहाँ पर सही है। हाइड्रोग्राफ इज सिमिलर टू टोटल क्वांटिटी ऑफ रन ऑफ ड्यूरिंग दैट पीरियड। हाइड्रोग्राफ इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्चार्ज विथ टाइम सिमिलर टू लोड कर्व। टोटल वॉयलेंस ऑफ द डिस्चार्ज और टोटल वॉल्यूम ऑफ द डिस्चार्ज अप टू एनी टाइम गिवन बाई एरिया अंडर द कर्व अप टू दैट टाइम। नेक्स्ट हम देखें, रेशियो ऑफ एवरेज एनर्जी डिमांड टू मैक्सिमम डिमांड ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड है। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है कि रेशियो ऑफ एवरेज एनर्जी डिमांड, एवरेज एनर्जी डिमांड से मैक्सिमम डिमांड का जो रेशियो होता है स्पेसिफिक पीरियड के अंदर वो क्या होता है, वो होता है लोड फैक्टर के इक्वलेंट। लोड फैक्टर इज इक्वल टू एवरेज डिमांड डिवाइड बाई मैक्सिमम डिमांड, एवरेज डिमांड डिवाइड बाई मैक्सिमम डिमांड, दैट इज कॉल्ड लोड फैक्टर। नेक्स्ट हम देखें, इन ट्रांसमिशन लाइन द वोल्टेज रेगुलेशन इज नेगेटिव व्हेन एवर रिसीविंग एंड वोल्टेज वी आर। तो ट्रांसमिशन लाइन के अंदर वोल्टेज रेगुलेशन है ये नेगेटिव है। In transmission line, voltage regulation is negative whenever receiving end voltage is greater than the sending end voltage. नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन के अंदर वी आर की वैल्यू क्या होती है, वी आर की वैल्यू वी एस से ज़्यादा होती है। एंड वोल्टेज रेगुलेशन इज नेगेटिव व्हेनेवर द रिसीविंग एंड वोल्टेज वी आर इज ग्रेटर देन द सेंडिंग एंड वोल्टेज। नेक्स्ट हम बात करें एनुअल लोड फैक्टर ऑफ जनरेशन स्टेशन इज इक्वल टू, जनरेशन स्टेशन का एनुअल लोड फैक्टर क्या होता है, एनुअल लोड फैक्टर ऑफ जनरेशन स्टेशन टू द नंबर ऑफ यूनिट एक्चुअली सप्लाइड पर ईयर डिवाइड बाई मैक्सिमम पॉसिबल डिमांड। तो ये होता है एनुअल लोड फैक्टर ऑफ जनरेशन स्टेशन। Annual load factor of generation is equal to number of unit actually supplied per year divided by maximum possible demand into 24 into 365। तो ये गलत है, नंबर ऑफ पर यूनिट सप्लाइड पर ईयर ये गलत है। मैक्सिमम पॉसिबल डिमांड इंटू 8760 ये है, क्योंकि 24 इंटू 635 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, तो ये आ जाएगा। एवरेज डिमांड डिवाइड बाई मैक्सिमम डिमांड से हम निकालते हैं, यानी कि नंबर ऑफ यूनिट एक्चुअली सप्लाइड पर ईयर डिवाइड बाई मैक्सिमम पॉसिबल डिमांड इंटू 24 इंटू 365। नेक्स्ट हम देखें, इट इज़ पॉसिबल टू हैव करंट इन द ट्रांसमिशन लाइन अंडर नो लोड कंडीशन। नो लोड कंडीशन के अंदर भी यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन के अंदर का करंट रहती है, ये पॉसिबल है क्या?
तो यहाँ यस, बिकॉज ऑफ द कैपेसिटेंस इफेक्ट, हम कह सकते हैं ड्यू टू द कैपेसिटेंस इफेक्ट इट इज पॉसिबल टू हैव द करंट इन द ट्रांसमिशन लाइन अंडर नो लोड कंडीशन। विच ऑफ द फॉलोइंग वोल्टेज रेंज इज यूज्ड इन द मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के अंदर हम कौन सा वोल्टेज यूज करते हैं, यानी कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की वोल्टेज की कैपेसिटी क्या होती है। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज के अंदर 20 kV से 100 kV तक हम यूज करते हैं। द वोल्टेज transmission ability of these medium length that is 80 किलोमीटर टू 250 किलोमीटर, ये मीडियम लेंथ की ट्रांसमिशन लाइन होती है 80 किलोमीटर टू 250 किलोमीटर। द ट्रांसमिशन लाइन इज अराउंड 20 kV टू 100 kV। द रेजिडेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एम्प्लॉय। तो रेजिडेंशियल जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, रेजिडेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर क्या होगा, the residential distribution system employ single phase two wire। तो रेजिडेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर सिंगल फेज टू वायर के अंदर हम सिस्टम को एम्प्लॉय करते हैं। अंडर नो लोड कंडीशन इन ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन के अंदर नो लोड कंडीशन में द रिसीविंग एंड वोल्टेज इज ग्रेटर देन द सेंडिंग एंड वोल्टेज, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड फेरेंटी इफेक्ट। तो रिसीविंग एंड वोल्टेज है अगर वो यहाँ पर सेंडिंग एंड वोल्टेज से ज़्यादा हो तो यहाँ पर इसको फेरेंटी इफेक्ट कह सकते हैं। फेरेंटी इफेक्ट अंडर नो लोड कंडीशन ड्यू टू इन ट्रांसमिशन लाइन वी आर इज ग्रेटर देन वी एस, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वी आर की वैल्यू वी एस से ज़्यादा होगी, यानी रिसीविंग एंड वोल्टेज है ग्रेटर देन होना चाहिए सेंडिंग एंड वोल्टेज से। नेक्स्ट देखें, ऑब्जर्व द गिवन नेटवर्क एंड आंसर द क्वेश्चन एंड पोटेंशियल एट पॉइंट ए। इस पर पोटेंशियल हमें निकालना है। तो पोटेंशियल इस पर कैसे निकालेंगे, अगर हम अप्लाई करें जैसे कि वी ए वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वी ए वैल्यू की वैल्यू क्या होगी, ई वन माइनस आई वन आर वन, यानी लूप वन में हम अगर के वी एल लगा देते हैं तो वी ए माइनस इक्वल टू ई वन माइनस के आई वन आर वन होगी। और इसी तरीके से वी ए की वैल्यू है वी वन आर थ्री होगी, यानी वी ए इक्वल टू आई थ्री आर थ्री होगी। और लूप सेकंड से भी हम देख सकते हैं, इधर से भी, तो वी ए की वैल्यू होगी ई टू माइनस के आई टू आर टू। तो यहाँ पर ई वन माइनस आई वन आर वन या आई थ्री आर थ्री, ये ऑप्शन यहाँ पर सही है। पोटेंशियल एट द पॉइंट बी बाई अप्लाइंग केवीएल वी कैन यूज दिस इक्वेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कौन सा यहाँ पर नहीं है, तो ये हमारा क्या स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर से रिलेटेड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट एम्प्लॉयड द रैंकिंग साइकिल। तो रैंकिंग साइकिल के अंदर कौन सा पावर प्लांट यहाँ पर एम्प्लॉय किया जाता है, रैंकिंग साइकिल के अंदर थर्मल पावर प्लांट हम एम्प्लॉय करते हैं। द रैंकिंग साइकिल इज ए मॉडल यूज टू प्रिडिक्ट द परफॉर्मेंस। तो रैंकिंग साइकिल एक तरीके से मॉडल है जो कि यहाँ पर परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। रैंकिंग साइकिल इज ए मॉडल यूज टू प्रिडिक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ स्टीम टरबाइन सिस्टम, सो इट इज एम्प्लॉयड इन द थर्मल पावर प्लांट। नेक्स्ट हम देखें, जैसे व्हाट इज द एपरेंट पावर ऑफ थ्री फेज स्टार कनेक्टेड सिस्टम हैविंग फेज वोल्टेज ऑफ 250 4.30। तो यहाँ पर फेज डिफरेंस है, यहाँ पर क्या है, फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट इज 45 डिग्री। तो यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, हमें एपरेंट पावर निकालनी है, तो एपरेंट पावर की वैल्यू होगी एस इक्वल टू 3 टाइम्स बी पी एच आई पी एच। तो ये होगा 3 टाइम्स बी पी एच की वैल्यू क्या होगी 254.05 इंटू आई पी एच की वैल्यू होगी 10 एम्पियर, वैल्यू होगी यहाँ पर 7.6 VA 7.62 किलो वाट यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखें, ए फैक्ट्री रन इन 4 शिफ्ट और 6 आवर। एक फैक्ट्री है यहाँ पर जो रन कर रही है 4 शिफ्ट 6 आवर ईच
4 शिफ्ट में रन कर रही है, 6 आवर ईच यहाँ पर एक फैक्ट्री है रन कर रही है, इन विच इट कंज्यूम 36 किलोवाट। तो इसके अंदर वो क्या करती है, 36 किलोवाट कंज्यूम कर रही है, 86 किलोवाट, 50 किलोवाट एंड 20 किलोवाट इन ई शिफ्ट रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड बाई फैक्ट्री पर डे। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करनी है एनर्जी जो कि फैक्ट्री के द्वारा पर डे कंज्यूम की जाए एनर्जी। तो इसकी हम बात करें यहाँ पर, तो ये क्या होगा, फैक्ट्री एनर्जी कितनी कंज्यूम करेगी उसको हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 36 किलोवाट का 4 शिफ्ट के अंदर 6 आवर में चल रहा है, तो 36 इंटू 6 आवर, ये फैक्ट्री रन इन 4 शिफ्ट, 6 आवर ईच, 36 इंटू 6 प्लस के 86 इंटू 6 आएगा, प्लस के 50 इंटू 6 आएगा, प्लस के 20 इंटू 6 आएगा, सबको जोड़ेंगे तो 1152, तो 1152 किलोवाट आवर एनर्जी आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखें, जैसे व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डीसी ट्रांसमिशन ओवर एसी ट्रांसमिशन। एसी ट्रांसमिशन के कंपैरिजन में डीसी ट्रांसमिशन का एडवांटेज क्या है। पहला तो डीसी सिस्टम है इकोनॉमिकल रहता है, नो स्किन इफेक्ट इन डीसी ट्रांसमिशन, कोरोना लिमिट आर हाईएस्ट फॉर डीसी सर्किट एज कंपेयर टू एसी सर्किट। तो कोरोना को हम लिमिट कर सकते हैं हाईएस्ट किसके अंदर, डीसी सर्किट के अंदर, कंपेयर टू दी एसी सर्किट। नेक्स्ट हम देखें, जैसे क्या दिया हुआ है, दी हाई वोल्टेज लाइन विच फीड द सब स्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर रिप्रेजेंट। तो एक हाई वोल्टेज लाइन है जो कि यहाँ पर फीड कर रहे हैं हम, फीड द सब स्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर रिप्रेजेंट द सेकेंडरी ट्रांसमिशन प्राइमरी ट्रांसफार्मर ऑन द सब स्टेशन एंड इट हैज 100% एफिशिएंसी। तो प्राइमरी ट्रांसफार्मर होता है सब स्टेशन के अंदर, उसके अंदर 100% एफिशिएंसी होती है बिकॉज ऑफ इट्स वर्क ऑन फुल लोड। But the distribution transformer is secondary that connected between the primary and transformer user its efficiency or reduce this its efficiency 7 to 80%। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी है यहाँ पर 70 to 80% हो जाती है, लेकिन प्राइमरी ट्रांसफार्मर के अंदर सब स्टेशन के अंदर ये 100% एफिशिएंसी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज। तो स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज कौन सा नहीं है यहाँ पर, ये हम देखें 220 kV है, स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज नहीं है। 132 kV है, कौन कौन से हैं स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज, 11 kV, 22 kV, 33 kV, 132 kV, 220 kV और 400 kV और 750 kV, 750 kV। ये यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज है जो यहाँ पर इंक्रीमेंट की है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ रबर इज अराउंड। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर, जैसे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ रबर इज अराउंड, तो रबर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ रबर। तो रबर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बात करें तो 10 किलोवाट पर mm के आसपास रबर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। ये रबर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ कंडक्टर इन डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन। तो डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन में जो कंडक्टर का नंबर होता है वो कितना होता है, 1 अर्थ कंडक्टर अलॉन्ग विथ 6 कंडक्टर। These are the number of conductor along with 6 conductor. The number of conductor in double circuit transmission line, that is a single transmission line has 3 conductor. सिंगल ट्रांसमिशन लाइन के अंदर 3 कंडक्टर होते हैं R, Y, V. In double circuit line we have 6 conductor and 1 earth conductor. Forced draft fan handling which type of air? तो forced draft fan handling के अंदर कौन सी टाइप की एयर हम यूज करते हैं, कोल्ड एयर हम यूज करते हैं। The forced draft fan using for providing flow cold air and maintain the hot chamber. A house has 5 fan of 70 watt
ईच दैट ऑपरेट फॉर 16 आवर ए डे। एक घर के अंदर 5 फैन है, 70 वाट के हैं ईच, जो कि 16 घंटे पर डे चल रहा है। 1 वॉशिंग मशीन है 2000 वाट की, 1 घंटे चल रही है। मंथ ऑफ जून, व्हाट इज द एनर्जी कंजप्शन ऑफ द हाउस इन द मंथ ऑफ जून। तो ये पर डे दे रखा है, ये भी पर डे दे रखा है। तो मंथ ऑफ जून यानी 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 70 वाट का फैन है, 5 फैन चल रहे हैं, 16 घंटे तक चल रहे हैं, प्लस 2000 की मशीन है, 2000 वाट की मशीन है, 1 घंटे चल रही है। इन दोनों को जोड़ करके 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ऐसा 30 दिन तक चलता रहता है। तो ये आ जाएगा 228 किलोवाट। नेक्स्ट टाइम देखें। जैसे ए सर्किट हैविंग पावर फैक्टर ऑफ 0.8। तो सर्किट के अंदर क्या है, सर्किट हैविंग पावर फैक्टर ऑफ 0.8 कंज्यूम 40 वाट। तो सर्किट के अंदर पावर फैक्टर है 0.8 जो कि 40 वाट कंज्यूम कर रहा है। वाट विल बी द वैल्यू ऑफ रिएक्टिव पावर ऑफ द सर्किट। तो सर्किट की रिएक्टिव पावर की वैल्यू क्या होगी, वो होगी 30। तो पावर होती है P इक्वल टू वी आई कॉस थीटा, वी आई कॉस थीटा, और 40 पावर होगी 40 इक्वल टू वी से निकालते हैं। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर अंडर नो लोड इन दी ट्रांसमिशन लाइन is due to current in the transmission line is due to capacitance of the line. Capacitance is present between the line irrespective of load in the transmission line. That's why current flow. तो यहाँ पर कैपेसिटेंस होता है बिटवीन द लाइन, अगर हम लोड अप्लाई नहीं करें तो भी यहाँ पर कैपेसिटेंस ऑफ लाइन की वजह से करंट है फ्लो होती है नो लोड की कंडीशन के अंदर। If a fixed amount of power is to be transmitted, if a fixed amount of power is to be transmitted over a certain length with fixed power loss, अगर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पावर है जो कि ट्रांसमिट की गई है किसके लिए, फिक्स्ड पावर लॉस के साथ में, तो क्या होगा यहाँ पर, वेट ऑफ द कंडक्टर रिक्वायर्ड विल बी प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, ये गलत है। वेट ऑफ द कंडक्टर रिक्वायर्ड विद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, ये भी गलत है। द वेट ऑफ द कंडक्टर रिक्वायर्ड विद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वोल्टेज, ये यहाँ पर सही है। एंड दैट ऑफ पावर फैक्टर ऑफ द लोड, ये यहाँ पर सही है। यानी जो पावर होती है वो होती है वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। आर की वैल्यू डायरेक्टली समानुपाती किसके है, वी स्क्वायर के, यानी कि आर की वैल्यू है डायरेक्टली 1 डिवाइड बाई वाट हो जाएगी, और डब्ल्यू है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 डिवाइड बाई वी स्क्वायर, यानी वोल्टेज के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ये होता है। When the fixed power transmit the weight is inversely proportional to the square of voltage. In cable, the thickness of layer of insulation of the conductor depend upon. तो थिकनेस है लेयर ऑफ इंसुलेशन की, वो किस चीज पर डिपेंड करती है, वोल्टेज पर डिपेंड करती है। द थिकनेस ऑफ वायर प्रोटेक्शन, द थिकनेस ऑफ वायर प्रोटेक्शन इंसुलेशन लेयर इज डिपेंड ऑन द ब्रेकडाउन वोल्टेज, also known as dielectric strength. The air preheater in thermal power plant is called air preheater in thermal power plant. तो air preheater है thermal power plant में, उसको हम क्या कहते हैं, air preheater in thermal power plant is called efficiency increasing equipment. तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं the purpose of air preheater is to remove the heat from the boiler. Few gases which increase the thermal efficiency of boiler by reducing the useful heat lost in the flue gases. Dielectric resistance heating is used in. तो डाइलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटिंग है, ये कहाँ पर यूज की जाएगी, डाइलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटिंग इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक बॉयलर, साल्ट बाथ फर्नेस एंड रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर हम डाइलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटिंग है यूज करते हैं। डाइलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटिंग इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक बॉयलर, साल्ट बाथ फर्नेस or resistance welding. When a DC applied on the equipment, then the electric energy convert into the heat. तो जब हम DC अप्लाई करते हैं किसी भी इक्विपमेंट में तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है।
according to the resistance of equipment. तो डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बॉयलर, साल्ट बाथ फर्नेस एंड रेजिस्टेंस वेल्डिंग सब में हम यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज करें, नेक्स्ट देखें, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रिएक्टिव पावर इन द सर्किट हैविंग पावर फैक्टर ऑफ 0.8 एंड एपरेंट पावर दे रखी है यहाँ पर 200 वोल्ट एम्पियर। एपरेंट पावर दे रखी है, हमें पावर फैक्टर कैलकुलेट करना है। तो एपरेंट पावर के अकॉर्डिंग बात करें, एस की वैल्यू क्या होगी, एस इक्वल टू 200 दे रखा है, कॉस थीटा हमें दे रखा है 0.8, तो साइन थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1/1 माइनस के 0.8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0.6। तो हम एपरेंट पावर निकाल सकते हैं, यानी कि फाई इक्वल टू एस रिएक्टिव पावर होती है एपरेंट पावर इंटू साइन थीटा। एपरेंट पावर हमारी दे रखी है 200 इंटू साइन थीटा की वैल्यू आई है 0.6, तो ये आ जाएगी 120 VAR। द मटेरियल फॉर आर्मोरिंग ऑफ केबल इज यूजुअली, तो केबल की आर्मोरिंग के लिए हम मटेरियल कौन सा यूज करते हैं, केबल की आर्मोरिंग के लिए हम जो मटेरियल यूज करते हैं वो होता है हमारा गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर यूज कर सकते हैं या स्टील का पाइप भी यूज कर सकते हैं। गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर एंड स्टील टेप आर यूज्ड टू कवरिंग द केबल, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड अवॉइड फ्रॉम डैमेज एनवायरमेंट एंड इलेक्ट्रिक शॉक से ये डैमेज के लिए काम आएगा। द अंडरग्राउंड सिस्टम कैन नॉट बी ऑपरेटेड अबाउट, तो अंडरग्राउंड सिस्टम है किसके ऊपर ऑपरेट नहीं होगा, 66 kV के ऊपर ऑपरेट यहाँ पर नहीं होगा। द अंडरग्राउंड सिस्टम कैन नॉट बी ऑपरेटेड अबव 66 kV बिकॉज ऑफ द इंसुलेशन डिफिकल्टी, तो अंडरग्राउंड सिस्टम है यहाँ पर जो कि 66 kV के ऊपर यहाँ पर ऑपरेट नहीं होता है, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द इंसुलेशन डिफिकल्टी, सो इट कॉल मे बी गेट डैमेज ड्यू टू द वाइब्रेशन and falling or overheating. Which of the following is not correct about the star connected balanced three phase circuit? तो यहाँ पर कौन सा है करेक्ट नहीं है, अबाउट स्टार कनेक्टेड बैलेंस थ्री फेज सर्किट के अंदर कौन सा यहाँ पर कनेक्ट नहीं है, तो ये है द सिस्टम डज नॉट कंटेन ए नेचुरल पॉइंट। तो यहाँ पर स्टार कनेक्टेड बैलेंस थ्री फेज सिस्टम के बारे में ये करेक्ट नहीं है कि सिस्टम डज नॉट कंटेन नेचुरल वायर, ये नेचुरल वायर होता है। थ्री फेज करंट इज इक्वल टू लाइन करंट, ये सही है। फेज वोल्टेज लेस देन द लाइन वोल्टेज, ये भी सही है। और इट इज ए 4 वायर सिस्टम, 3 फेज वायर होते हैं और एक नेचुरल होता है। 3 फेज सर्किट है नेचुरल पॉइंट। नेक्स्ट हम देखेंगे 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम इज सप्लाइड बाई सिंगल लाइन वोल्टेज ऑफ 400 वोल्ट, द वैल्यू ऑफ फेज करंट 70 एम्पियर, व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड बाई द सिस्टम इफ द करंट लैग द वोल्टेज बाई 60 डिग्री। करंट वोल्टेज से 60 डिग्री लैग कर रही है, तो हमें पावर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो पावर की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, P इक्वल टू V फेज I फेज cos फाई, तो P हमारा 3 है इंटू V फेज हमारा कितना है, V फेज हमारा 230 है, यानी कि लाइन वोल्टेज है फेज वोल्टेज के अंडर रूट 3 गुना होता है। तो फेज करंट हमारी कितनी दे रखी है 70 एम्पियर, लाइन वोल्टेज 400 वोल्ट दे रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग वाट करें 250 वोल्ट, यानी कि अंडर रूट 3 इंटू VL से मल्टीप्लाई कर देते हैं पावर को, अंडर रूट 3 इंटू VL की वैल्यू 250, लोड वोल्टेज 250 इंटू IL, 3 V फेज I फेज के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे इसको। पहले हमें क्या दिया हुआ है, कॉस थीटा की वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री, तो 3 V फेज I फेज कॉस फाई के अकॉर्डिंग बात करना है। 3 इंटू V फेज हमारा दे रखा 400 वोल्ट, I फेज हमारा दे रखा 70 एम्पियर इंटू कॉस फाई कॉस 60 की वैल्यू दे रखी है, तो ये आ जाएगी हमारी 42 किलोवाट। 42 किलोवाट हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।